प्रीवियस लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर के केस में रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हमने रिफ्रैक्शन का स्टडी किया, लेकिन वो सरफेस हमने स्ट्रेट ली थी। हम जानते हैं कि स्ट्रेट सरफेस में जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं उसे नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन स्फेरिकल सरफेस के केस में ये जो नॉर्मल होता है, हम जानते हैं अगर स्फेरिकल सरफेस को इनफाइनाइटसिमल स्मॉल लिया जाए तो वो पार्ट को हम स्ट्रेट पार्ट समझ सकते हैं, और वो स्ट्रेट पार्ट के किसी भी पॉइंट के टेंजेंट को हम नॉर्मल ले सकते हैं और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होते हैं और उसे नॉर्मल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, ऐसी कोई स्फेरिकल सरफेस हो तो ये स्फेरिकल सरफेस के ये छोटे से पार्ट को, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल पार्ट को हम स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं। और ये पार्ट पर अगर ये पॉइंट पर हम रिफ्रैक्शन की डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये पॉइंट के टेंजेंट को, यानी कि ये टेंजेंट के नॉर्मल हम ऐसे ले सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होते हैं। आइए अब हम ये बात ध्यान में रखकर सबसे पहले तो स्फेरिकल सरफेस के केस में रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्मेशन का किस तरह जियोमेट्री होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी जियोमेट्री, उसकी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है। सॉरी, यहाँ ओ ऑब्जेक्ट पॉइंट है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट है, उसमें से रे एमिट होते हैं। जो ये रे एमिट होते हैं और ये किसी एन पॉइंट पर, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस के किसी एन पॉइंट पर इंसिडेंट होते हैं और ये इंसिडेंट एंगल है, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल आई। ये नॉर्मल है जो हमने यहाँ स्फेरिकल सरफेस लिया है उसके टेंजेंट से परपेंडिकुलर, यानी कि ये नॉर्मल एन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये नॉर्मल है। हम जानते हैं कि ये स्फेरिकल सरफेस की ये साइड की जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N2 ले लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, यहाँ N1 लेस देन N2 है, यानी कि रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में एंटर हो रहा है, यानी कि उसका रिफ्रैक्शन होगा और ये नॉर्मल टुवर्ड्स बेंड होगा, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रे ये डायरेक्शन में जाने की बजाय ये नॉर्मल टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का फॉर्म होगा और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ इमेज का फॉर्मेशन करता है। ये इमेज पॉइंट आई है और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर है। हमने ये पॉइंट एन में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एन एम, वो पॉइंट एम हमने पहले भी बात की कि ये पैरेक्सल रे के केस में पॉइंट एम, यानी कि ये स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट है। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ फिगर में हमें फार दिखता है, लेकिन वो पॉइंट पैरेक्सियल रे के केस में दोनों एक दूसरे के पर ओवरलैप ही होते हैं, यानी कि इस परपेंडिकुलर को हम ये स्फेरिकल सरफेस पर ही कंसीडर कर सकते हैं। और ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और ऑब्जेक्ट पॉइंट से पॉइंट एम तक का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि इमेज डिस्टेंस वी है। आइए अब हम ये जियोमेट्री का
यूज करके रिफ्रैक्शन बाय स्फीरिकल सरफेस के केस में फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ONM, ट्रायंगल ONM। हम देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल में ये राइट एंगल है। हम ये एंगल को tan फंक्शन अप्लाई करते हैं, tan MON इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड NM अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि MO। अब हम ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं NMI, ये दूसरा ट्रायंगल NMI। उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये एंगल राइट एंगल है, इसलिए हम ये एंगल को tan फंक्शन अप्लाई करते हैं, tan NIM इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड MN अपॉन एडजेसेंट साइड MI। अब हम ये तीसरा एंगल लेते हैं, ट्रायंगल NMC। उसमें भी हम देखते हैं कि ये NMC राइट एंगल है और ये एंगल को हम tan फंक्शन अप्लाई करते हैं, tan NCM इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड NM अपॉन एडजेसेंट साइड MC। हमने यहाँ पैरेक्सियल रे लिया और इसलिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो ये सभी एंगल हो गए वो स्मॉल एंगल हो गए, और स्मॉल एंगल के केस में हम जानते हैं कि tan थीटा एप्रोक्स थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि ये हमने जो लिखा उसके केस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल MON इज इक्वल टू ये पहले में से NM अपॉन MO। यहाँ एंगल NIM इज इक्वल टू MN अपॉन MI, और तीसरा एंगल NCM इज इक्वल टू NM अपॉन MC। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम आगे कंसीडर करते हैं कि यहाँ जो इंसिडेंट एंगल यानी कि I है, ये फिगर में इंसिडेंट एंगल I, ये इंसिडेंट एंगल I ये ट्रायंगल NOM में ट्रायंगल NOC में एक्सटीरियर एंगल है। इसके लिए मैं ये फिगर दूसरी बार ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ये फिगर में एनालाइज करता हूँ। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे होगा। ऑब्जेक्ट पॉइंट ये पॉइंट पर इंसिडेंट होता है और यहाँ नॉर्मल है, ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ C, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये NM, ये इंसिडेंट एंगल I है। इसको भूल जाओ। तो ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल NOC, ये ट्रायंगल NOC के केस में ये एंगल N, तो ये एंगल I यानी कि इंसिडेंट एंगल ये ट्रायंगल NOC के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। यानी कि एंगल I इज इक्वल टू उसके पास के जो एंगल है उसके सिवा के दो एंगल NOC प्लस एंगल NCM। ये इंसिडेंट एंगल के केस में
होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल NCM प्लस एंगल NOC, ऐसा होगा। ऐसा हम रिफ्रैक्टेड एंगल के बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं रिफ्रैक्टेड एंगल की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की फिगर को भी एनालाइज करके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ से यहाँ तक, ये NI ये हमारी इमेज पॉइंट है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये NM यानी कि परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल है और ये नॉर्मल यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ये एंगल को मैं किसी नाम दे देता हूँ फाई और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि उसको हमने डिनोट किया है R से। अब हम ये फिगर में देख सकते हैं, ये ट्रायंगल NCI, ये ट्रायंगल NCI के केस में ये फाई है वो एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि फाई की वैल्यू ये एंगल के सिवा और दो एंगल के सम के इक्वल होगी, यानी कि फाई की वैल्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R प्लस I मीन्स ये एंगल, उसको मैं शॉर्ट में I से डिनोट कर देता हूँ, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू फाई प्लस I, ऐसा होगा। इसको मैं R इज इक्वल टू ये फाई मीन्स NCM ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये एंगल I इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ NIC, एंगल NIC, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज इक्वल टू एंगल NCM प्लस एंगल NIC। अब हमारे पास दोनों एंगल की वैल्यू आ गई है, ये इंसिडेंट एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे हमने जो 10 फंक्शन अप्लाई करके ये रेशियो डिराइव किए थे उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो आगे हमें मिलेगा इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू यहाँ से एंगल NOC। एंगल NOC मीन्स ये फिगर में हम देख सकते हैं, ये एंगल NOC लिखो या एंगल NOM या MON को सेम ही है, यानी कि एंगल O NOC की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं NM अपॉन MO प्लस एंगल NCM की वैल्यू है NM प्लस MC। ये हमारे लिए इंसिडेंट एंगल की वैल्यू आ गई। बाद में हम लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू R इज इक्वल टू NCM ये रहा NM अपॉन MC प्लस एंगल NIC की वैल्यू ये रही, NIC बोलो या NIM सेम ही है एंगल I, और उसकी वैल्यू है MN अपॉन MI। सॉरी, गलती से यहाँ प्लस साइन हो गई थी। ये हमारे लिए एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि फाई इज इक्वल टू R प्लस I होगा तो R इज इक्वल टू फाई माइनस I होगा, इसलिए फाइनल रिलेशन में ऐसा आएगा इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू ये दो रेशियो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए ऐसे आएगा। और अब हम ये पॉइंट N पर स्नेल्स का लॉ अप्लाई करते हैं, तो हम जानते हैं कि स्नेल्स के लॉ अकॉर्डिंग यहाँ N1 ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R ऐसा होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन I N1 इज इक्वल टू N2 साइन R। हम जानते हैं कि स्मॉल एंगल के केस में
टेन थीटा एप्रोक्स थीटा के इक्वल होता है, सेम ऐसे ही साइन थीटा एप्रोक्स थीटा के इक्वल होता है। इसलिए स्मॉल एंगल के केस में हम ऐसा भी लिख सकते हैं N1I इज इक्वल टू N2R। अब हम ये इक्वेशन में I और R की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, यानी कि N1 ऐसे ही रहेगा और I की वैल्यू पुट कर देते हैं। I मीन्स NM अपॉन MO प्लस NM अपॉन MC, ये सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू N2। अब R की वैल्यू पुट कर देते हैं, NM अपॉन MC माइनस MN अपॉन MI। अब हम देख सकते हैं यहाँ NM, यहाँ मैंने यह साइड MN लिखा है, MN लिखो या NM एक ही है। यहाँ दोनों जगह NM है, वो कॉमन निकल गया, और यहाँ भी दोनों जगह NM है, वो भी कॉमन निकल गया, और ये कैंसल हो जाते हैं। इसलिए फाइनली आएगा ऐसे N1 1 अपॉन MO बता 1 अपॉन MC इज इक्वल टू N2 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन MI। इससे हम आगे लिख सकते हैं N1 अपॉन MO प्लस N1 अपॉन MC इज इक्वल टू N2 अपॉन MC माइनस N2 अपॉन MI। अब मैं ये MC वाला दोनों टर्म एक साइड रख देता हूँ और ये MI वाला टर्म दूसरी साइड लिख देता हूँ। तो हमें मिलेगा N1 अपॉन MO प्लस, ये टर्म मैं इस साइड ले लेता हूँ, ये प्लस हो जाएगा N2 अपॉन MI इज इक्वल टू N2 अपॉन MC माइनस, ये टर्म ये साइड आएगा और माइनस हो जाएगा N1 अपॉन MC। ये दोनों में से मैं MC कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि फाइनली हमें मिलेगा N1 अपॉन MO प्लस N2 अपॉन MI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 में डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, और ये दोनों में से MC कॉमन, यानी कि मैंने LCM ही ले लिया MC N2 माइनस N1। अब हम ये रिलेशन में देख सकते हैं कि यहाँ जो MO MI और MC ये तीनों डिस्टेंस ही है, और ये डिस्टेंस को हम साइन कन्वेंशन का यूज करके डिनोट कर देते हैं। हम ये फिगर में देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस MO यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पोल से मेजर किया जाएगा, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा, यानी कि MO इज इक्वल टू होगा -U। और ये दूसरा डिस्टेंस MI यानी कि इमेज डिस्टेंस जो रे के साथ ही डायरेक्शन में है, यानी कि MI इज इक्वल टू होगा +V। और ये MC यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इस डायरेक्शन में ही रे ट्रैवल करता है, और हम डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, यानी कि MC इज इक्वल टू आएगा +R। आइए अब हम ये वैल्यू हमने जो फॉर्मूला डिराइव की, ये फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं। डिस्टेंस MO इज इक्वल टू होगा -U, डिस्टेंस MI इज इक्वल टू होगा +V, और MC इज इक्वल टू होगा +R। ये तीनों वैल्यू हम ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा N1 अपॉन MO यानी कि -U प्लस N2 अपॉन MI यानी कि +V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन +R।
ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ ये इक्वेशन को N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये इक्वेशन हमें दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और N1 का इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन को रिलेट करता है। और ये हमने स्फेरिकल सरफेस जो हमारे लिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस थी उससे हमने डिराइव किया है, लेकिन ये किसी भी सरफेस के लिए होल्ड है। ये इक्वेशन किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसी भी कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस के लिए गुड एग्रीमेंट है।